आपका जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसका बी पार्ट हम आज करेंगे, ठीक है। पहले बी सी डी ये पार्ट कर लेंगे, फिर बचेगा हमारा शॉर्ट न्यूज़ ई और ए पार्ट, वो फिर मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है, बी पार्ट आपका आई दृष्टि से। तो पहला क्या है आपका, तो पहला है आपका यूएस ईरान पीस एग्रीमेंट, है ना। ये आपका, इसको हम इस्लामाबाद मेमोरेंडम भी कहते हैं, ठीक है। जो एग्रीमेंट हुआ था इसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम भी कहते हैं। ये यूएस ईरान का साइन हुआ था, एक बहुत हिस्टोरिक एग्रीमेंट है। ये साइन कब हुआ था, इम्पॉर्टेंट है। तो 17 जून 2026 को ये साइन हुआ था, जिसमें कि 14 पॉइंट है, ठीक है। 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसका जो 14 गाइडलाइंस है जो इसको फॉलो करने के लिए कहा गया है, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, डेट 17 जून 2026 है ना। इस्लामाबाद मेमोरेंडम भी कहा जाता है इसको। ये एक 60 डे टेम्परेरी एग्रीमेंट है, ये कोई फाइनल परमानेंट ट्रीटी नहीं है। इसको पहले इस जो वॉर चल रहा था यूएस और ईरान के बीच में, इसको फ़िलहाल के लिए ख़त्म करने के लिए एक टेम्परेरी एग्रीमेंट किया गया था, ताकि आगे बात हम आराम से कर सकें। यूएस और ईरान, एक बार ये वॉर ख़त्म हो जाए, इस पे एक एग्रीमेंट हो जाए, तो उसके बाद जो है यूएस और ईरान ने डिसाइड किया था कि इसके ऊपर बात की जाएगी, है ना। और इसका मीडिएटर कौन था, तो पाकिस्तान था, है ना। सपोर्ट किया कौन कौन किया था, कतर, सऊदी अरेबिया, ठीक है। ईरान ने एग्री किया था कि री ओपन करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि क्रूशियल ट्रेड रूट है ग्लोबल ऑयल के लिए, सैंक्शन एंड ऑयल ट्रेड, है ना। तो यूएस ने भी एग्री किया था कि वो रिमूव करेगा बैन और सैंक्शन जो भी ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट, और जो भी उनका अनफ्रीज, जो भी बैंक अकाउंट था ईरानियन का, उनका अनफ्रीज कर देगा, ओके। फिर न्यूक्लियर कंट्रोल, है ना, ईरान ने एग्री किया था कि वो अलाउ करेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कि वो इंस्पेक्ट कर सके इनके न्यूक्लियर साइट्स को, ताकि इंश्योर हो कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन के लिए कोई भी काम आगे ना करे, ठीक है। और फिर एक प्रपोज़ल आया था कि 300 बिलियन फंड दिया जाएगा ताकि रीबिल्डिंग और इकोनॉमिक सपोर्ट किया जाए ईरान को। अब ये क्या इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, तो चीपर फ्यूल होगा, रीओपनिंग ऑयल ट्रेड रूट्स स्टेबलाइज करेगा ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस को, हेल्प करेगा इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल और डीजल कॉस्ट को, है ना। छाबर पोर्ट सेफ्टी, है ना, इंडिया जो भी की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहा है ईरान में, तो वो छाबर पोर्ट जो है आराम से हो पाएगा बिना कोई यूएस सैंक्शन के थ्रेट के, है ना। अब दूसरा टॉपिक हमारा है कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है, या ऑपरेशन रोरिंग आइलैंड, है ना, ये 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल द्वारा ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर लॉन्च किया गया था। उसको ज्वाइंट मिलिट्री स्ट्राइक हुआ था यूएस और ईरान के द्वारा, ठीक है। तो इसी ऑपरेशन को यूएस ने एपिक, यूएस तो एपिक मानता है अपने आप को, तो इसलिए ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यूएस ने दिया था, और ऑपरेशन रोरिंग लायन जो है ये आपका इजराइल ने दिया था इस ऑपरेशन का नाम, ठीक है। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये ईरान जो है, ईरान द्वारा इजराइल पर जो डायरेक्ट बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा अटैक किया गया था, उसका नाम ईरान ने दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ओके। तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन रोरिंग लायन और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। मैच दी फॉलोइंग में वो लोग ऐसे डाल के आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन एपिक आपको यूएस, रोरिंग लायन आपका इजराइल ने दिया था इसका नाम, और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान ने दिया था, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन, अब इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये एक लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ने वाला है। तो इसका मैप मैंने किया है, ठीक है, आपको दिखा दूंगी मैपिंग। तो पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान, ये डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, कि किसको किससे कनेक्ट करता है, तो पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान से, ठीक है, गल्फ़ ऑफ ओमान, और अरेबियन सी को, तो पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ने वाला है, ठीक है, ये अंडरस्टूड, तो याद रहेगा। और एक साउथ पार्स गैस फील्ड, ये पूछ देगा कहाँ है, तो ये ईरान और कतर के बीच शेयर दुनिया का सबसे बड़ा गैस डिपोजिट है ना।
तो इस पे अटैक हुआ था मार्च 2026 को, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ देगा कहाँ पे है, तो साउथ पार्स गैस फील्ड है ना, साउथ पार्स गैस फील्ड, तो ये आपका ईरान और कतर के बीच है, ठीक है, ईरान और कतर के बीच। छाबर पोर्ट है ना, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ईरान में सिचुएटेड, जहां इंडिया गल्फ ऑफ ओमान के रास्ते सेंट्रल एशियन एक्सेस करता है। तो ये तो आपको पता है, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ प्रॉक्सीज और रीजनल आपके एक्टर्स हैं जो काम करते हैं, जो कि स्टेट, जैसे एक स्टेट है जो अटैक करती है दूसरे कंट्रीज़ पे, ठीक है, स्टेट के थ्रू जो अटैक होता है, एक नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं, है ना, जैसे कि हजबुल्ला है जो ये लेबनान में बेस है, सिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक है हौतीस, आपका ये याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, हौतीस है ना, अंसर अल्लाह, येमन बेस्ड ग्रुप जो रेड सी में शिपिंग रूट्स टारगेट करता है, ठीक है, रेड सी के शिपिंग रूट्स को टारगेट करता है, ये येमन बेस्ड है हौतीस, ठीक है। एक है हमास एंड PIJ, ठीक है, ये गाजा बेस्ड है, ठीक है। एक है इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, है ना, इसको पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, है ना, PMF भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए ये सब क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि स्टेट ना डायरेक्ट नहीं अटैक करके इनको फंड करके इनसे अटैक करवाती है, ठीक है, फिर बोलेगी हम तो नहीं किए थे, है ना। तो हजबुल्ला हो गया, तो ये याद रहिएगा, हजबुल्ला जो है आपका लेबनान में है, ठीक है, हाउदीज़ आपका येमन में है ना, हाउदीज़ कहाँ येमन में है, और आपका हमास कहाँ है, गाजा में है ना। तो ये सब याद रखिएगा। अंडरस्टूड। अब एक है आपका अली खामिनी, ठीक है, अली खामिनी ईरान का सुप्रीम लीडर था जिसको असैसिनेट कर दिया गया US के द्वारा, ठीक है ना, US जो है इनको इनके ऊपर अटैक किए थे, ठीक है, तो इसीलिए इनका डेथ हो गया है, ओके, ठीक है, अली खामिनी याद रहेगा। और इम्पॉर्टेंट है मलक्का स्ट्रेट, ये कहाँ का लोकेटेड है, तो लोकेटेड बिटवीन मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर, ठीक है, कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। और ये शॉर्टेस्ट सी रूट है बिटवीन मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये आपका चेक पॉइंट है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान का, ये कैरी करता है थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट CNG, 25% ऑफ टोटल ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन। बेरिंग स्ट्रेट है द ओनली वाटर वे बिटवीन कोल्ड आर्टिक एंड पैसिफिक ओशन, सेपरेट्स एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट्स। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से एंड सेपरेट करता है यूरोप को अफ्रीका से, ठीक है। और एक आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो नैरोवेस्ट स्ट्रेट है इन द वर्ल्ड, कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से, और ऑल्सो सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं मैपिंग से, है ना, कहाँ कहाँ पे क्या है, जिससे याद रहेगा आपको। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ से, ये देखिए मलेशिया है, यहाँ पे सिंगापुर है, यहाँ पे इंडोनेशिया है ना, यहाँ पे आपका साउथ चाइना सी है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, याद रहेगा आपको, है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, है ना, यहाँ मलेशिया है, यहाँ आपका सिंगापुर है, यहाँ इंडोनेशिया है, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ अंडमान सी है, ठीक है, यहाँ साउथ चाइना सी है, तो ये इसका लोकेशन याद रख लीजिए। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहा है, यहाँ अरेबियन सी है, ठीक है, यहाँ ओमान है, यहाँ UAE है, यहाँ कतर है आपका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी है ना, ईरान, UAE, ओमान, कतर यहाँ पे ही है ना। अब ये बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट देखिए आपका यहाँ पे देखिए साइबेरिया है ना, यहाँ पे आपका आर्कटिक ओशन है, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है ना। तो आपको आर्कटिक ओशन से पैसिफिक ओशन के में ओनली वाटरवे है, ठीक है, बिटवीन द कोल्ड आर्टिक एंड पैसिफिक ओशन, सेपरेट करता है ये किसको, एशिया को नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट से, एशिया को नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट से। यहाँ अलास्का है, देखिए यहाँ US है, यहाँ साइबेरिया है, ठीक है, और ये आपका चुक्सी सी है, चुक्सी सी, ठीक है, ये चुक्सी पेनिनसुला है, तो ये देखिए बेरिंग स्ट्रेट, ओके, याद रहेगा, है ना, एशिया को नॉर्थ
अमेरिकन कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है ना। कोल्ड आर्कटिक और पैसिफिक ओशन के बीच का ओनली वाटरवे है। कोल्ड आर्कटिक ओशन यहाँ पे है, यहाँ पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका अफ्रीका को सेपरेट करता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेन है आपका, यहाँ है पोर्तुगल, ठीक है। तो ये आपका यूरोप को अफ्रीका से क्या करता है, सेपरेट करता है, याद रहेगा, ठीक है। यहाँ मोरक्को है, यहाँ अल्जीरिया है आपका, ठीक है। यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ अटलांटिक सी है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। ये भी बोल सकता है कि अटलांटिक सी से मेडिटेरेनियन सी को ये सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता है, या तो फिर यूरोप को लिख देगा अफ्रीका से, ऐसे भी लिख सकता है। दोनों तरीके से याद रखिए। यहाँ पे स्पेन, या स्पेन को मोरक्को से, ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है। तो स्पेन को मोरक्को से सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, या फिर आपका यूरोप को अफ्रीका से करता है, या फिर अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से करता है, याद रहेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल लॉन्च्ड ऑपरेशन राइजिंग लाइन अगेंस्ट ईरान्स न्यूक्लियर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब ईरान ने क्या किया था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, तुमने मुझ पे रोर किया तो मैं भी तुमको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो इसलिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किसने किया था, ईरान ने किया था। और फॉर्दो, नातांज, इस्फहान, ये सब आपका ईरान का ना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एरिया है, फॉर्दो, नातांज एंड इस्फहान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंधु, इंडिया गवर्नमेंट मिशन था इवैक्यूएशन करने का, ठीक है, इस जोन से, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जोन से, ऑपरेशन सिंधु, है ना। इजराइल्स अटैक ऑन सीरिया, इजराइल ने लॉन्च किया था एरो ऑफ बशन टू वीकेन सीरियन आर्मी, ठीक है। एरो ऑफ बशन, ये भी याद रख लीजिए, है ना। एरो ऑफ बशन किसके द्वारा था, इजराइल द्वारा था। मोदी बिकेम फर्स्ट लीडर ऑनर्ड बाय इजराइल एंड पैलेस्टीन, ठीक है। क्या नाम था इसका, स्पीकर ऑफ नेसेट मॉडल, ठीक है। इजराइल्स का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर है, ठीक है, याद रहेगा, है ना। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस पब्लिश करता है। टॉप कौन है, आइसलैंड है ना। इंडिया कितना है, 127 रैंक पे है, और यूएस इंडिया से भी पीछे है, 134, देख लीजिए, है ना। और बाकी कंट्री जो है आपका श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब इंडिया से आगे है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है। और आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस 125 इंडियाज़ रैंक, ओके। टॉप है आइसलैंड। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 44 रैंक पे है इंडिया। टॉप कौन है, सिंगापुर है, ठीक है, आपका 44, ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। और हम लोग अभी क्या पढ़े थे, 127 ना, 127, हाँ 127 ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस में 127 पे है, बहुत पीछे हैं हम। कॉम्पिटिटिवनेस में 44 पे हैं। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में 45 पे हैं, ठीक है। टॉप कौन है, नॉर्वे है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में पब्लिश कौन करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स को, ना। लोएस्ट कौन है, नॉर्थ कोरिया है। तो डेमोक्रेटिक में हमेशा नॉर्वे वगैरह ही कंट्री हमेशा आगे रहती है। इंडिया का रैंक 45 है, और इससे पहले कॉम्पिटिटिवनेस में 44 था, 44 से +1 करेंगे, डेमोक्रेसी इंडेक्स आ जाएगा 45। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया सबसे पीछे 157, और एक था 127, वो क्या था आपका, पीस था, ये प्रेस है, ठीक है। प्रेस और पीस दोनों में ख़राब पोजीशन पे है ना। तो 157 में प्रेस है, 127 में पीस है ना। और इसको रिलीज़ कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ऑल्सो नोन एज रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर और RSF, ठीक है। फर्स्ट कौन है, नॉर्वे है, इसमें भी नॉर्वे एक जगह और टॉप पे था। डेमोक्रेसी में, प्रेस में भी नॉर्वे है ना। जिसका डेमोक्रेसी अच्छा होगा उसका प्रेस भी अच्छा ही होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये कौन रिलीज़ करता है, वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन पार्टनरशिप विद गैलप, द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ओके। इसका इनमें इंडिया का रैंक 116 है, और फिनलैंड टॉप पे है, ठीक है। किसमें, हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड, है ना, फन में रहता है फिनलैंड, इसलिए टॉप करता है, ठीक है। तो 116, ओके। फिर कौन पढ़े थे हम, 45, एक पढ़े थे 44 किस में था हमारा, कॉम्पिटिटिवनेस में ना। और 45 हमारा +1 डेमोक्रेसी में, है ना, नहीं स्टॉप ये EIU 45 डेमोक्रेसी, है ना। फिर हमारा पीस में
और एक प्रेस में था। पीस में आपका 157 और नहीं, प्रेस में हमारा 157 और पीस में हमारा 127 है ना, ये था। और अभी हम क्या पढ़े, 116। तो ये आपका किस में है, हैप्पीनेस इंडेक्स में है ना। रिलीज़ कौन करता है आपका, तो ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क और वेलबींग रिसर्च सेंटर, ठीक है, याद रहेगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक 13th है, ठीक है, 13th, ओके 13th, इंडिया इज रैंक 13th और पाकिस्तान फर्स्ट पे है। करप्शन, और इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको रिलीज़ करता है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ करता है, 122 आउट ऑफ 182 कंट्रीज स्कोर बिलो 50। बॉटम है साउथ सुडान करप्शन में, सोमालिया एंड साउथ सुडान एंड सोमालिया, देन वेनेजुला, साउथ सुडान एंड सोमालिया है, ठीक है। और आपका इंडिया का रैंक कितना है, तो 91st है, मतलब स्कोर 39 इंडिया का, 91st रैंक है, ठीक है, इंडिया का ना। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स याद रहेगा आपको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है, 122 आउट ऑफ 182 कंट्री स्कोर बिलो 50। इंडिया का रैंक 91st है और स्कोर 39 है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, IIP, इसमें यूएसए क्या है, फर्स्ट में है, ठीक है, और इंडिया का रैंक कितना है, 43 है, ठीक है। IIP में इंडिया का रैंक कितना है, 43 है। अब हो गया, ये सब याद हो गया आपको अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरेस्ट ऑफ वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, ठीक है, निकोलस मादुरो वॉज कैप्चर्ड बाय US फोर्सेस ड्यूरिंग ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के टाइम पे निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया गया था US फोर्सेस द्वारा। तो बस ये याद रखिएगा, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट का नाम निकोलस मादुरो, जिसको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026, इसमें टॉप 10% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन के, वो कंट्रोल करते हैं नियरली 75% इनकम, ठीक है। और टॉप वेल्थ है ना, वही बॉटम 50% सिर्फ 2% इनकम करते, तो वेरी बैड है ना। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, 131st है इंडिया का रैंक, और टॉप कौन है, आइसलैंड है ना। आइसलैंड ने दोनों के बीच का जो आइस था उसको तोड़ दिया है ना, तो इसीलिए फर्स्ट पे है। और 131st पे कौन है, इंडिया है, ये याद रहेगा। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, अब ये याद रखिए, सुसुमा कितागवा, ठीक है, सुसुमा कितागवा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार एम यागी, इनको केमिस्ट्री में मिला है। सुसुमू कितागवा जापान की, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया की का, और ओमार एम यागी USA के, इनको नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला है। इसको आप ORS के थ्रू भी याद रख सकते हो, ORS पीते हो ना एनर्जी के लिए, ORS, ठीक है, जब डिहाइड्रेट हो जाता है तो ORS में आपका केमिस्ट्री सोल्यूशन याद रखना, ठीक है, ORS का। तो उसमें O में ओमर हो गया, R में रिचर्ड हो गया, और S में सुसुमू कितागवा हो गया। ओमार, रिचर्ड से सुसुमू। डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इनको मिला है, डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए ओमार को, रिचर्ड को और सुसुमू को। नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स किसको मिला है, जॉन क्लार्की, मिशेल H डिवोरेट एंड जॉन मार्टिन्स। जॉन क्लार्की, मिशेल H डिवोरेट एंड जॉन मार्टिनेज, ठीक है, JMJ, ओके, याद रहेगा JMJ। जॉन एक दोनों का नाम जॉन है एंड M है, ठीक है, जॉन है ना, तो JMJ, जॉन मिशेल एंड जॉन मार्टिन, ठीक है। फॉर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए, मिला है। और केमिस्ट्री में किसके लिए मिला था, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए मिला था, इसमें क्वांटम टनलिंग के लिए मिला है। और नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन किसको मिला है, सिमोन साकागुची, जापान की, सिमोन साकागुची, ये सुसुमा है, ठीक है, कोतुगवा, और एक सिमोन है, सिमोन साकागुची। हो सकता है MCQ में जब बनाए केमिस्ट्री के लिए तो इसमें एक सिमोन को भी डाल दे, तो सिमोन मेडिसिन की याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसका नाम सुसुमो है। सिमोन साकागुची फॉर डिस्कवरिंग रेगुलेटरी टी सेल्स, ट्रैक्स डिस्कवर करने के लिए रेगुलेटरी टी सेल्स के लिए, है ना। एक है मैरी ई ब्रूंकाओ एंड फ्रेड रैम्सडेल, है ना, ये आपका आइडेंटिफाई किए थे FOXP3 जीन विच रेगुलेट्स इम्यून टॉलरेंस, ठीक है, तो उसके लिए है इनका। एक मैरी ई ब्रूंकाओ एंड फ्रेड रैम्सडेल, दोनों को मिला है मेडिसिन में, सिमोन साकागुची को, एक मैरी ई ब्रूंकाओ को, ठीक है, एंड फ्रेड रैम्सडेल को। तो ये आपका डिस्कवर की थी रेगुलेटरी टी सेल्स, और ये डिस्कवर किए थे FOXP3 जीन, ठीक है, मैरी ई
ब्रूंगाओ एंड फ्रेड रैमस्टेल। ओके, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स ये है जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट। ठीक है, JPP ना, JPP जोएल मॉकियर, फिलिपी एगियन एंड पीटर हॉविट। जोएल फिलिपी पीटर, ठीक है, इनको मिला था आपका इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एगियन एंड हॉविट आर एसोसिएटेड विथ थ्योरी ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो है एगियन और हॉविट, इन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रोथ दिया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ ग्रोथ, थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, और एक था इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपका जोएल मॉकियर दिए थे, एक और एगियन और हॉविट, जिसको फिलिप एगियन और फिलिप हॉविट। देखिए इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र को हम MHA बोल सकते हैं ना, तो MHA है ना, MHA। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का ऐसे याद रखिए MHA। ठीक है, तो M है मॉकियर, A है एगियन और H है हॉविट। मॉकियर, एगियन एंड हॉविट याद रहेगा। तो मॉकियर को मिला है इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एगियन एंड हॉविट को मिला है आपका ग्रोथ थ्योरी के लिए। ठीक है, थ्योरी ऑफ ग्रोथ रिलेटिव डिस्ट्रक्शन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 2025 में किसको मिला है? लैसजोलो क्रांस, बहुत अजीब सा नाम है इनका, क्रांस जॉर्काई, जो हंगेरियन के हैं। तो लैसजेलो याद रखिएगा, लैसजोलो। ठीक है, लैसजोलो, ओके, याद रहेगा, लैसजोलो को मिला है। ठीक है, और नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है? तो मारिया कोरिना मचादो पीस जो है इन्होंने मचा दिया है। ठीक है, मचादो, पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हिंट के लिए याद रख लीजिए, बस हो गया, मचादो। ठीक है, पीस के लिए मचादो वेनेजुएलन ऑपोजिशन लीडर है, जो कि कमिटमेंट की थी डेमोक्रेटिक राइट के लिए। ओके, मचादो। तो ये याद रहे क्या, एम मॉकियर, ए एगियन और H से हॉविट। इनका याद रहेगा साइमन और मैरी फ्रेड, साइमन मैरी फ्रेड। ठीक है, मेडिसिन का, फिजिक्स का जॉन मिशेल जॉन। ठीक है, सुसुमा रिचर्ड एंड उमार। ठीक है, उमर। तो चलिए, ये केमिस्ट्री का देख लिए आप, सारा चीज़ देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया एट यूनेस्को 2025। ठीक है, इंडिया एट यूनेस्को 2025। तो इंडिया जो है री इलेक्ट हुआ है 2025 में। ठीक है, तो जहाँ भी इंडिया री इलेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 2025-2029 टर्म के लिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपावली को इंस्क्राइब किया गया यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज इंटेंजिबल ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपका, इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। दीपावली पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दीपावली, यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। और इंडिया जो है री इलेक्ट किया गया है। ठीक है, 2025 से 29 टर्म के लिए। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका यूनेस्को का? तो पेरिस में है। इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, 1946 में इंडिया ज्वाइन किया था एज अ मेंबर, है ना। और ये दीपावली 16th एलिमेंट है जो कि ऐड किया गया है। ठीक है, और अदर जो इम्पोर्टेंट है, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, रामलीला एंड योगा। कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, रामलीला एंड योगा, याद रहेगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, सब इम्पोर्टेंट है। कुंभ मेला बहुत बड़ा मेला होता है हमारे, है ना, यहाँ पे। फिर दुर्गा पूजा, ये भी बहुत बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट होता है। एक रामलीला भी और योगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और 47th सेशन जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का हेल्ड हुआ है वो कहाँ हुआ है? पेरिस, फ्रांस में। ये भी याद रखिए, 47th हुआ है ये। ठीक है,
यूनेस्को का, जो भी पेरिस और फ्रांस में, और 46 कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है 46। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है इंडिया का, वो इंस्क्राइब किया गया इंडिया 44th वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी, ठीक है 44th, क्या है ये, 44th वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है ना। तो ये आपको याद रहेगा। और 12th फोर्ट 11th फ्रॉम महाराष्ट्र एंड जिंजी फोर्ट इन तमिलनाडु। तो ये सारा जो है आपका यूनेस्को में ऐड हुआ है, ठीक है। तो एक है आपका 12 फोर्ट भी ऐड हुआ, इसमें से 11वां महाराष्ट्र से और जिंजी फोर्ट एक तमिलनाडु से। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को भी ऐड किया गया है, ठीक है। 47 सेशन फ्रांस में हुआ है, पेरिस में। 46 आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 याद रखिएगा, पब्लिश कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ एंड इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कंसर्न वर्ल्ड वाइड याद रखिएगा, है ना। इंडिया का रैंक कितना है, तो 102 है ना। ग्लोबल एवरेज कितना है, 18.3 है, जो कि मॉडरेट हंगर लेवल है ना। कैटेगरी इंडिया सीरियस कैटेगरी में आता है, ओके। और ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ने रिलीज़ किया है, ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। और इंडिया वो दिल्ली और मुंबई जो है 141st रैंक पे है ना। कोपेनहेगन आपका टॉप पे है, कोपेनहेगन, है ना। बॉटम पे डेमस्कस और सीरिया है, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपका, इंडिया का 141st, दिल्ली मुंबई ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स पूछ देता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज़ किया, कोपेनहेगन टॉप पे है। इंडिया का आप G7 समिट देख लीजिए, ठीक है। तो 52nd G7 समिट जो है आपका एवियन लेस बैंस फ्रांस में हुआ है। और मोदी जो है इनवाइट किए गए थे एज अ गेस्ट लीडर। पीएम मोदी एम्फेसाइज किए थे सिक्योरिटी ऑफ सी फेयरर्स एंड मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, ओके। और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पे एम्फेसाइज करते हैं हमेशा मोदी जी की। इंडिया जो है एक एक्ट करता है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, इंडिया एक्ट करता है क्या, ब्रिज बिटवीन G7 और डेवलपिंग नेशन। जो भी आपका G7 डेवलप्ड कंट्रीज़ का ब्लॉक है, जानते हैं। तो डेवलप और डेवलपिंग नेशन के बीच में एक अच्छा ग्लोबल गवर्नेंस हो, रिफॉर्म्स हो, ठीक है। तो इसके लिए, है ना, फॉर्म किया गया था 1975 में, है ना। बिकेन G7 इन 1976 विथ कैनेडाज एडिशन, कैनेडा का एडिशन से, ठीक है। और आपका US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा है, इसमें सारा डेवलप्ड है। USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड कनाडा, याद रहेगा। रसिया ज्वाइन किया था 1998 के आसपास, लेकिन 2014 में सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, क्रीमिया को ये करने की वजह से, है ना। तो पहले G8 था, फिर G7 हो गया। न्यू परमानेंट सेक्रेटरी, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है। 53rd G7 जो है आपका USA में हुआ है, होगा 2027 में, है ना। 52nd आप जान ही रहो फ्रांस में हुआ है, ओके। 53rd कहाँ हुआ था, USA में। और 51st आपका कनाडा में हुआ था ना। 51st 52nd ऐसे याद रखना, 52nd पूछ देता है, 52nd फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। BPSC में तो हमेशा पूछता है इस तरह से। तो ये आपका फ्रांस में हुआ था, ओके 52nd। और 53rd आपका G7 USA में 2027 में होने वाला। 51st आपका कनाडा में। प्रेसिडेंट कौन है 81st UNGA सेशन का, खलीलुर रहमान, इलेक्टेड प्रेसिडेंट 81st UNGA सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन। खलीलुर रहमान अगेंस्ट किसके द्वारा अगेंस्ट था, ये जीते थे, एंड्रियस कैकोरिस ऑफ साइप्रस, ठीक है। थीम ऑफ 81st ये याद रखिए सेशन का था, रिस्टोरिंग ट्रस्ट, मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अ यूनाइटेड नेशंस दैट डिलीवर्स फॉर ऑल, ठीक है, अ UN दैट डिलीवर्स फॉर ऑल। रिस्टोर करना ट्रस्ट को, मैनेज करना ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। रिस्टोरिंग ट्रस्ट, मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अ यूनाइटेड नेशंस दैट डिलीवर्स फॉर ऑल, ओके। फिर ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2026 हुआ। फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन ये का तेरिनबर्ग रसिया, ठीक है। और साउथ अफ्रीका जो है 2010 में ज्वाइन किया था, टर्निंग इनटू ब्रिक्स, ओके।
तो पहले जो बना था तो ब्रिक था, फिर ब्रिक्स हो गया 2010 में, और इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई एंड इंडोनेशिया, ठीक है, EEIUI, ठीक है, ये सारे जो हैं मेंबर हैं, टोटल 10 है अभी, ठीक है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई एंड इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया सबसे न्यूएस्ट है, तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है सबसे न्यू कौन ज्वाइन किया, तो इंडोनेशिया। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2026, ये याद रहेगा। फर्स्ट ब्रिक्स समिट आपका रशिया में हुआ था। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो हुआ था ये आपका दिल्ली में हुआ है, ठीक है, 2026 वाला। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक बेस्ड है संघाई में आपका, ठीक है, लेकिन ब्रिक्स का खुद का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। वोटिंग पावर जो है सारे आपका शेयर होता है इक्वल एमंग फाउंडिंग मेंबर, डायरेक्टिव्स एंड अब इंडिया जो है चेयर कर रहा है ब्रिक्स को चौथा बार है ना 2026 में। अर्लियर जो है ग्रुपिंग को चेयर किया था 2012, 16 और 21 में, ठीक है, 12, 16 और 21 में चेयर किया था, और अब 2026 में चौथी बार चेयर कर रहा है, ठीक है, ओके। और 17th ब्रिक्स समिट आपका 2025 का रियो दी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ है, और 18th ब्रिक्स समिट आपका इंडिया 2026 में, ठीक है। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट है 17th और 18th। 17th से कंफ्यूज कर देगा तो आप इंडिया मार के आ जाओगे, लेकिन होगा ब्राज़ील, ओके। और 18th पूछ देगा है ना, तो वहाँ पे इंडिया ब्राज़ील दोनों होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं करना, तो इंडिया होगा 18th पे, ओके। और ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन न्यू दिल्ली में हुआ। थीम क्या था 2026 चेयरशिप जो इंडिया लिया है, बिल्डिंग फॉर रीसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंपॉर्टेंट है, देखो ब्रिक्स ही है इसका भी, बिल्डिंग रीसाइलेंस, आई फॉर इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड एस फॉर सस्टेनेबिलिटी, ओके। तो याद रहेगा, बिल्डिंग रीसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ना। तो ये नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है, कौन कौन बने हैं, तो ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्टुगल, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एंड जिम्बाब्वे, ठीक है। तो याद रहेगा ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, पोर्टुगल, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एंड जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, पोर्टुगल, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एंड जिम्बाब्वे, ओके। ये नॉन परमानेंट मेंबर हैं 5 लोग, ठीक है, और ये 2027-28 के टर्म के लिए हैं। इंडिया ने चेयरमैनशिप लिया है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जो चीज़ का चेयरमैनशिप इंडिया लेता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये मार्क्स इंपॉर्टेंट स्टेप इन इट्स रोल फॉर साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए है ये कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। क्वाड का फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2026 हुआ। इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर हैं। 11th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। और क्वाड अनाउंस्ड क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैक्स सिलिका एज अ पिलर ऑफ क्वाड्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी एजेंडा। देखिए पैक्स सिलिका पूछ सकता है, तो पैक्स सिलिका जो है आपका सिलिकन से रिलेटेड है, कि जो भी यूएस लेड इनिशिएटिव है ना, ताकि ये बिल्डिंग सिक्योर कर सके, रीसेलेंट सप्लाई चेन फॉर एआई सेमीकंडक्टर। तो सिलिकन का इस्तेमाल होता है ना यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह में, तो इसको एज अ क्रिटिकल मिनरल, एक मतलब इस पर हम इतना अच्छा अपना डेवलपमेंट कर लें सिलिका के ऊपर कि हम इसका भी मास्टर बन जाएं, ठीक है, हमको किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े। तो इंडिया ज्वाइन किया था इसको फरवरी 2026 में, पैक्स सिलिका जो यूएस लेड इनिशिएटिव है इसको, ठीक है। अब फ्रेंच G7 प्रेसिडेंसी है ना, वन हेल्थ समिट 2026 जो है आपका फ्रांस में, लायन फ्रांस में हुआ, अंडर फ्रेंच G7 प्रेसिडेंसी कोइंसाइडिंग विद वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, ठीक है। तो वन हेल्थ समिट भी हुआ था आपका कहाँ, फ्रांस में, जो कि जब G7 का प्रेसिडेंसी कर रहा था फ्रांस उसी समय, ठीक है, मतलब फ्रांस का G7 प्रेसिडेंसी के अंदर ही ये वन हेल्थ समिट भी हो गया, और वो टाइम भी वही उसी समय था, हेल्थ डे 7 अप्रैल, ठीक है। 14th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, या कैमरून में, ठीक है, याओंडे कैमरून। तो WTO का इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूछ सकता है, ठीक है। WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, तो
कैमरून में हुआ, याओंडे कैमरून। रायसीना डायलॉग 2026 न्यू दिल्ली, ठीक है। थीम क्या था? संस्कारा एजर्शन एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट, AAA, एजर्शन एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट, संस्कारा एजर्शन एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। इंडिया EU समिट 2026, 16th इंडिया EU समिट हुआ, ठीक है, न्यू दिल्ली में, जहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट किया टूवर्ड्स 2030 इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट। उनका यही इसका एजेंडा यही था कि इसका जो ट्रेड, सिक्योरिटी, मोबिलिटी है, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, इसमें सारा में कोऑपरेशन करना, ठीक है। तो ये याद है, टूवर्ड्स 2030 इन्होंने अडॉप्ट किया। 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट हुआ न्यू दिल्ली में, ओके। थीम क्या था? रीस्टोरिंग बैलेंस दी साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। सॉरी, ये इसका थीम, तो वही मैं सोची थीम कहाँ से आ गया। ये सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में, ये भी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। इसका थीम क्या था? रीस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। रीस्टोर करना, बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। 5-6 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। रीस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। फर्स्ट WHO ग्लोबल समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन भी 2023 में हुआ था, गांधीनगर, गुजरात में ही। और अभी भी जो हुआ है वो न्यू दिल्ली भारत मंडपम में हुआ, सेकेंड वाला भी, ठीक है, फर्स्ट भी और सेकेंड भी, ओके। और 22nd एशियान इंडिया समिट कुआलालंपुर, मलेशिया 2025 अक्टूबर में हुआ। थीम इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी था, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया को इलेक्ट किया गया इंटरपोल एशियन कमेटी में भी इंपॉर्टेंट हो गया। CBI रिप्रेजेंट किया इंडिया को, ठीक है। इंडिया इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी ड्यूरिंग 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सिंगापुर में हुआ। वहाँ पे इंडिया को मेंबर इलेक्ट किया गया इंटरपोल एशियन कमेटी का, ओके। 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस किसके दौरान किया गया? ये 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस जो कि सिंगापुर में हेल्ड हुआ। 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस जो सिंगापुर में हेल्ड हुआ, वहीं पे हुआ। इंडिया को इलेक्ट किया गया। इंडिया के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। CBI रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इंटरपोल इससे रिलेटेड है, ट्रैक करता है क्रिमिनल एसेट्स। सिल्वर, अब पूछा था ये UPSC में अलग क्वेश्चन, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो सिल्वर क्या चीज़ है, ठीक है, ये इसमें अंदर जो ट्रैक करता है क्रिमिनल एसेट, लॉन्च इन जनवरी 2025। और भी इसमें इंपॉर्टेंट आपका है ना, रेड क्या है, ये वो कलर, तो देख लीजिएगा एक बार इसको अच्छे से, ओके। इन 2021 प्रवीण सिन्हा जो है इलेक्ट किए गए थे डेलीगेट फॉर एशिया ऑन इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी। प्रवीण सिन्हा को भी इलेक्ट किया गया था डेलीगेट एशिया इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, 2021 में हुआ था ये। 25th SCO समिट, ये कहाँ हुआ है? तियानजिन, चाइना में, ओके। ये मोदी जी द्वारा अटेंड किया गया। इन तियानजिन डिक्लेरेशन कंडेम टेररिज्म एंड फर्स्ट टाइम मेंशन पहलगाम टेरर अटैक इन इंडिया। तो पहलगाम टेरर अटैक इंडिया में जो हुआ था उसको डिप्लोमेटिक विन बोला गया न्यू दिल्ली का, ये तियानजिन डिक्लेरेशन में बोला गया है। और ये हेल्ड हुआ था तियानजिन, चाइना में ही अटेंड किया गया था मोदी जी और 25th SCO समिट 2025। डिसीजन टेकन टू सेटअप SCO डेवलपमेंट बैंक भी, ठीक है। इंडिया फुल मेंबर कब बना था? 2017 में, जून 9, 2017। अब इंटरनेशनल इलेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट देख लीजिए, है ना। इंटरनेशनल इलेक्शन, बलिंदर शाह, ठीक है, जिसको हम बलेन भी बोलते हैं, वो नेपाल के यंगेस्ट PM बने आफ्टर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP सिक्योर्ड स्ट्रॉन्ग मैंडेट इन 2026 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ठीक है। इनका कौन सा पार्टी है? RSP, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। वर्ल्ड का पहला AI मिनिस्टर अल्बेनिया अपॉइंट किया गया, दिला, एज AI पावर्ड वर्चुअल मिनिस्टर, दिला, ठीक है, याद रखिएगा, दिला। तो अल्बेनिया ऐसा करने वाला है, ठीक है। फ्रांस का न्यू PM सेबेस्तीन लेकॉर्सी, है ना, क्या है इनका? सेबेस्तीन। फ्रांस न्यू PM सेबेस्तीन टुक चार्ज एज न्यू PM, ठीक है। और एंथोनी अल्बनीज सेकेंड टाइम सॉन एज PM ऑस्ट्रेलिया, है ना। इनका नाम सेबेस्तीन था, है ना, फ्रांस का, और इनका नाम एंथोनी है ऑस्ट्रेलिया का। FSAA ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और फर्स्ट PM ऑफ जापान, फीमेल PM ऑफ जापान, देखिए फर्स्ट फीमेल PM बनी है, तो ये ज़्यादा चांसेस है पूछने का, तो ये है सनाई तकेची, ठीक है। और ऐसे 104th PM है, ठीक है, सनाई तकेची। आपका करोल नावरोकी, ये पोलैंड के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, ओके। तो यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ, थैंक यू गाइस। तो अब हम बस हमारा
एक दो पार्ट और बचता है ना, एक ई सेक्शन बचेगा, ठीक है, और आपका फिर ये शॉर्ट न्यूज़ है ना, और स्टार्टिंग का ए वाला पार्ट, तो ये मैं एक वीडियो में करवा दूँगी। तो ये याद रखिएगा, करोल है ना, फर्स्ट पी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो भूलिएगा नहीं। सनीता कैची, एंथोनी अल्बनीज़ तो नहीं पूछेगा उतना। सेबेस्टियन ये न्यू पीएम बने हैं, तो ये पूछ सकता है फ्रांस के, वर्ल्ड का पहला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट एआई मिनिस्टर तो दिला, ठीक है, अल्बेनिया करने वाला ऐसा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बलिंदर शाह, क्योंकि नेपाल में अभी जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, इसीलिए ये यंगेस्ट पीएम है नेपाल के, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से हैं, तो ये याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो इंडिया कौन कौन जगह पे देखिए ये मेंबर बना, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक है आपका इंटरपोल, ये याद रखिएगा, है ना, पूछ देगा किस किस में है, सीधा उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा। फिर आपका इंटरपोल हो गया एक, फिर आपका क्या पढ़े थे, एक कम्युनिटी कुछ था ना, हाँ, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट, कम्युनिटी नहीं, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट, CCD, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड में, ठीक है ना। और एक हम पढ़े थे, और ब्रिक्स का चेयरशिप करेगा, ठीक है। तो जिसमें इंडिया चेयरमैनशिप कर रहा है, या जिसका मेंबर बन रहा है इंटरपोल और आपका कॉमन CCD है ना, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड, तो याद रखिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू गाइज़।